Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम। तो आज की रिवीजन सीरीज़ में जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा है एनर्जी, तो एनर्जी पर बेस्ड हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ऐसी रिएक्शंस या ऐसी चीज़ें जो बेस्ड ऑन हीट हो रही हों। और इसी थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है हमारे लिए क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल किस पर है। तो यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम्स दिख रहे हैं, करेक्ट। एक है बीकर जो कि एक ओपन सिस्टम है ना, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, मतलब एक सिस्टम है। तो बेसिकली सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं या जिसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर आप इस बीकर को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका मतलब आप इस बीकर को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड पे जाते हैं, मतलब बीकर विथ लिड पर जाते हैं, तो आपके लिए वो एक सिस्टम हो जाएगा। और थर्ड आपको एक थर्मस दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड जो थर्मस है हमारा वो एक सिस्टम हो जाएगा। तो यही सिस्टम तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला ओपन, क्लोज एंड देन आइसोलेटेड। अब यहाँ पर इनका मतलब क्या है। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ से आप एनर्जी और मास दोनों का ही एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इमेजिन करें कि एक बीकर है जिसके अंदर पानी है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर आप रखेंगे तो एनर्जी का भी चेंज होगा। इसका मतलब वो हॉट वाटर थोड़े टाइम बाद कूल हो जाएगा और मास का भी चेंज होगा। इसका मतलब जो हॉट वाटर था वो कहीं ना कहीं वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट भी होगा। तो मास का भी चेंज हो रहा है और एनर्जी का भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं मास एंड एनर्जी चेंज दोनों पॉसिबल है। वहीं पर क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सिस्टम में क्योंकि हमने अब ऊपर से क्लोज कर दिया, तो क्या यहाँ पर मास का चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मास का चेंज नहीं होता है, बट एनर्जी का चेंज तो अभी भी पॉसिबल है। तो अगर आप किसी हॉट वाटर के बीकर को कवर कर देंगे तो थोड़े टाइम बाद वो भी तो ठंडा होगा ना। इसका मतलब वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। और अगर अब उसी पानी को मैंने थर्मस में रख दिया तो क्या यहाँ पर मास चेंज हो सकता है, वेपर फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर एनर्जी का चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। वही थर्मस हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो अगर हमने गर्म चीज़ या गर्म चाय कॉफ़ी कुछ भी आपने अगर उसमें डाला है तो वो गर्म ही रहे। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये पढ़ने का मतलब इसीलिए नेसेसरी था क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर आया क्या हमारा टर्म, आइसोलेटेड सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है, पर ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना ही नई एनर्जी बन सकती है। जैसे सपोज करो, आइसोलेटेड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। आइसोलेटेड, क्या ये लड़का यहाँ पर आइसोलेटेड है, अकेला है। वहीं पर इसके सामने एक ग्रुप है, करेक्ट। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे तो वो अपनी एनर्जी किस में कन्वर्ट करेंगे, मस्ती करने में। बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, साउंड करेंगे, नॉइस करेंगे। वहीं पर अगर कोई इंसान आइसोलेटेड है तो वो अपनी एनर्जी किस में यूज़ करेगा, वो अपनी एनर्जी पूरी तरीके से यूज़ करेगा अपने गोल्स और अपने अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। जैसे कि आप लोगों का अचीवमेंट है फॉर नीट 2024। तो बेसिकली आप लोगों को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मेंटेन करना पड़ेगा। तभी तो आप अपनी जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, उसको अपने गोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट लॉ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन उसकी होती है एक अपनी एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना क्रिएट हो रही है। इसका मतलब सिस्टम ने अपनी कुछ एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रहा होगा किस में, एक तो बनेगा प्रोडक्ट में, करेक्ट। तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए उसने कुछ वर्क किया होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्क।
और दूसरी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ से आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको आप कहते हैं क्या, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अब डेल्टा लगा इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। उसके बाद क्यू इज़ हीट एंड डब्ल्यू इज़ वर्क। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन और हीट और वर्क है पाथ फंक्शन। क्या मतलब इसका, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है कि आप कौन सी स्टेट से, मतलब इनिशियल स्टेट क्या थी, आप कहाँ से कहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती हो उसे हम कहते हैं क्या, स्टेट फंक्शन। और वहीं पर हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा पाथ लिया, आपने आइसोलेटेड वाला पाथ लिया या फिर आपने ग्रुप स्टडी वाला पाथ लिया, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इंटरनल एनर्जी सभी सिस्टम की है, पर आपने कौन सा पाथ लिया उसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा यू जो लिखते हैं उसको हम लिख रहे हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, अब हीट की बात करते हैं। तो कोई भी सिस्टम, जैसे जनरल लाइफ का एग्जांपल देखो, सन से प्लांट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, करेक्ट, फोटोसिंथेसिस सभी ने पढ़ा है। इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारा साइन कन्वेंशन इन फर्स्ट लॉ। तो साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि ये जो हीट है ये एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है। अगर ये एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और अगर ये रिलीज़ हो रहा है इसका मतलब लिखेंगे हम नेगेटिव। तो जैसे आपने रॉकेट्स देखा है, रॉकेट उड़ता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी ऑफ रिपल्शन को रिलीज़ करता है, तभी वो ऊपर जा सकता है। इसका मतलब हीट को रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आते हैं हम किस में, साइन कन्वेंशन में। तो अभी आपने देखा अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस वाला सिस्टम जहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव मतलब हीट रिलीज हो रही है। और इसी पर बेस्ड आता है पॉजिटिव वर्क, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जैसे यहाँ पर सिस्टम क्या है हमारा, प्लांट, इसका मतलब हीट प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हमारा सिस्टम है, तो इसीलिए इसके ऊपर जो वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ क्या, पॉजिटिव। और वहीं पर रॉकेट अपना एनर्जी रिलीज़ करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, रॉकेट है हमारा सिस्टम और वो वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ये ऑपोजिट है, पर अगर आप इस एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो आपको ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर एक बार और रिवाइज करते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें बेसिकली वर्क डन के सारे फॉर्मूलेज चेक करने हैं। अब वर्क डन के लिए अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, अलग अलग थर्मोडायनेमिक के प्रोसेसेस हम देखेंगे कि उसमें वर्क कैसे चेंज होता है। तो पहले हम बेसिकली वर्क समझते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क बेसिकली आप कहते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहर से दिया गया प्रेशर में अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल्टा वी मतलब कहीं ना कहीं चेंज इन वॉल्यूम है, तो उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी उसे हम कहते हैं वर्क। अब इसको समझने के लिए देखो एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर हम किसी बलून को इन्फ्लेट करें, उसको फुलाएं, तो इसका मतलब वहाँ पर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ, माउथ से आप प्रेशर दे रहे हो, गैस फिल कर रहे हो। तो क्या यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि इनिशियली वो बलून क्या था, एकदम फ्लैट, पर जैसे ही आपने उसके अंदर एयर फिल करी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या, एक्सपांशन। क्या यहाँ पर बलून का एक्सपांशन हुआ,
तो बलून का एक्सपांशन क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर की प्रेजेंट गैस एक्सपांड हुई। अब वही जो इन्फ्लेटेड बलून था, अगर आप उसको छोड़ दें तो वहाँ पर से वो बलून वापस फ्लैट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, जो गैस थी वो वापस से बाहर की तरफ आपने उसको प्रेशर लगाया और बाहर की तरफ रिलीज़ हो गई। इसका मतलब अब फाइनल वॉल्यूम कौन सा था? जब बलून इन्फ्लेटेड था, फूला हुआ बलून था, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो वो इन्फ्लेट हो गई, भाई एयर बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो तो कम हो गया, तो इनिशियल वॉल्यूम विल बी मोर देन फाइनल वॉल्यूम, और इसी को हम कहते हैं क्या? कंप्रेशन। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो गैस क्या हो सकती है? कंप्रेस हो सकती है। मतलब पिस्टन को इमेजिन करो, पिस्टन पे अगर हम, किसी भी पिस्टन है, पिस्टन पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उसके अंदर की प्रेजेंट गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। और अगर आप इस पे एक्सटर्नल प्रेशर से खींचेंगे तो अंदर की जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड होंगे। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि अगर कोई भी सिस्टम वर्क करता है तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक है एक्सटर्नल प्रेशर, या तो आप एक्सपांड कर रहे होंगे या कंप्रेस, और दूसरा है वॉल्यूम। करेक्ट। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर वर्क डन पढ़ते हैं। फिर आता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल सिस्टम। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इरिवर्सिबल सिस्टम मतलब नाम से समझ आ रहा है कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जैसे ये वाटरफॉल है, क्या वाटरफॉल को मैं वापस रिवर्स कर सकती हूँ? इम्पॉसिबल है। तो ऐसा सिस्टम जो अपने आप हो रहा है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था इनिशियल स्टेट से, वो सिस्टम वापस वहाँ पर नहीं जा सकता है। और इसका ही जस्ट ऑपोजिट होता है क्या? रिवर्सिबल सिस्टम। रिवर्सिबल सिस्टम मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाटर को वापस हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर सिस्टम को वापस रिवर्स कर सकते हैं? आइस एक सिस्टम था, आइस से हम वाटर में गए, वाटर से हम वापस आइस में जा रहे हैं। इसका मतलब हम सिस्टम को वापस उसके इनिशियल स्टेट में लेकर जा रहे हैं, है ना। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है किसका? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का। क्योंकि रिवर्सिबल का जो वर्क है हम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? पहला वाला पाथ हो गया ये और दूसरा वाला हो गया ये, तो ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए रिवर्सिबल सिस्टम के अंदर जो हमें वर्क डन मिलता है वो मैक्सिमम होता है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल में तो सिर्फ एक ही पाथ है ना, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से नीचे जाएगा या दूसरी स्टेट में जाएगा, वापस वो दूसरा पाथ नहीं लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल सिस्टम का जो वर्क डन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है। अब समझो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, ये तो हमें पता है। थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या है? क्या हम वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं? कूलिंग करने के लिए आप कुछ भी रख दो उसमें, दूध रखो, केक रखो, फ्रूट्स रखो, कुछ भी रखो, वहाँ पर आप टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ क्या? आइसोथर्मल सिस्टम। अगर आइसोथर्मल सिस्टम है तो मुझे बताओ, अगर कोई सपोज करो आपके पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, अगर उसका आपने टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया तो क्या यहाँ पर कोई इंटरनल एनर्जी होगी? क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही थी? टेम्परेचर से चेंज हो रही थी। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसीलिए हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो। अब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर हमारा डेल्टा यू ज़ीरो, तो क्यू विल बी इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ डब्ल्यू। करेक्ट।
तो यहाँ पर आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है वो आप कैसे निकाल सकते हैं? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे निकालेंगे हम? वही एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वी एफ माइनस वी आई। तो F क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वहीं पर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, दैट इज़ -2.303 NRT log ऑफ VF बाय VI। तो जनरली जो हमारे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो आते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, अब अगर इसका मैं PV ग्राफ देखूं, PV ग्राफ क्यों? क्योंकि P इंटू V हमें क्या दिखाता है? वर्क डन। तो आइसोथर्मल का PV ग्राफ हमें क्या दिखाएगा? अगर इस टाइप का PV ग्राफ है, कर्व्ड PV ग्राफ है, तो वो आपको दिखाएगा कि इट इज़ एन आइसोथर्मल वर्क डन प्रोसेस। ठीक है, फिर आते हैं हम एडियाबैटिक पर। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जहाँ हम हीट, चेंज इन हीट को रख रहे हैं कांस्टेंट, चेंज इन हीट कुछ हो नहीं रहा है। अब देखो वापस फर्स्ट लॉ अगर हम लगाएं तो हीट हमारा जो Q था वो हो गया 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। और यहाँ पर हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज NCV डेल्टा T। तो CV क्या है यहाँ पर? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए NRP एक्सटर्नल और दूसरा T2P1 माइनस T1P2 डिवाइडेड बाय P1 इंटू P2। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन इम्पॉर्टेंट है। अब एडियाबैटिक का एग्जांपल अगर मैं दूँ रियल लाइफ, तो आप टायर्स में हवा फिल करते हैं, साइकिल के टायर में सभी ने हवा फिल करी होगी। तो वो जो प्रोसेस है, क्योंकि हम वहाँ पर हवा फिल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट जनरेट कर रहे हैं, बार बार हम पंप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? जो वर्क डन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट कांस्टेंट हीट, चेंज इन हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखो आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रेशर की यूनिट सभी ने सुनी है? बार। तो आइसोबेरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, जहां आप प्रेशर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं तो ऐसा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप जो नॉर्मल कुकिंग करते हैं, कुकिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, करेक्ट? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब देखो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो ये चेंज नहीं होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। पर अगर आप यहाँ पर वर्क डन की बात देखें तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन होगा P डेल्टा V। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर मेंशन नहीं किया है। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पूछती हूँ कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 0 हो जाए, सपोज़ करो ये तो प्रेशर नॉर्मल था, कांस्टेंट था, पर अगर एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 0 हो जाए, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो क्या यहाँ पर कोई वर्क डन होगा? ये वाली यूनिट हमारी 0 हो जाए तो क्या कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसी प्रोसेसेस जहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए, मतलब वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जहाँ पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, या फिर फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन मतलब अभी हम एक्सपांशन कर रहे थे तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे तभी गैस का एक्सपांशन हो रहा था। अगर गैस ऑटोमेटिक एक्सपांशन कर रही है, अपने आप एक्सपांड हो रही है, फ्री विल से एक्सपांड हो रही है, तो इसका मतलब आपने कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया, अपने आप एक्सपांड हो रही है, तब उस केस में हमारा वर्क डन हो जाता है 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस पर। आइसोकोरिक मतलब, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, तो
तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप रख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या, वापस से हम रिवाइज कर रहे हैं, पी डेल्टा वी। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो वर्क डन भी ज़ीरो। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू। और यहाँ पर हम जो क्यू है उसको हम लिख रहे हैं क्यू वी। क्यों? क्योंकि क्यू वी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसी को हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। तो सी वी क्या लिखाता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक आपने देखा सी पी जो हमने यहाँ पर देखा एन सी पी, और दूसरा हमने यहाँ पर देखा सी वी हीट कैपेसिटी। अब अगर इसका पी वी ग्राफ देखें तो देखो पी वी ग्राफ क्या कहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट है पर वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है, तो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, करेक्ट। एडियाबैटिक में सडन डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता पीवी ग्राफ में। अब एक लास्ट आता है हमारे पास, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था पॉइंट ए से और आप वापस पूरे पाथ को रिपीट करते गए और फिर से पॉइंट ए पर पहुँच गए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक लूप बना। लूप इम्पॉर्टेंट है, तो कहीं पर अगर लूप फॉर्मेशन हो रहा है तो वो होती है हमारी साइक्लिक प्रोसेस। और क्योंकि अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जब आप इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही सेम हैं, आपने ए से स्टार्ट किया था और आप वापस ए पर पहुँच गए, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही सेम हैं, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट लॉ को अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू माइनस W। तो अगर इस टाइप का कहीं आपको ग्राफ दिख रहा है जो लूप बना रहा है, जो एक साइकिल बना रहा है, वो या तो सर्कल हो सकता है या तो ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ पर नेसेसरी है लूप फॉर्मेशन। अगर वो लूप बना रहा है तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला, Which of the following PV curve represents the maximum work done? तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम वर्क डन हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब प्रोसेस क्या हो जाए, रिवर्सिबल, करेक्ट। जब प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल। तो यहाँ देखो अगर मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन देखती हूँ तो क्या यहाँ पर लूप फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। फिर ऑप्शन सी देखिए, पी वी, यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट आइसोथर्मल, ऑप्शन बी, सारी कंडीशन आइसोथर्मल है, पर क्या यहाँ पर चेंज इन ग्राफ जो आपको दिख रहा है, जो ग्राफ है क्या वो दिख रहा है कर्व मैक्सिमम, और इसका कर्व देखिए बहुत कम। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हमें वर्क डन मिलेगा दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है आइसोथर्मल कंडीशन, अ गैस एट 300 केल्विन expands from 0.1 liter to 0.25 liter against an constant external pressure of 2 bar. So the work done by the gas is, तो हमने देखा था कि जब हम आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क डन निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल ऑफ डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी गिवन है 2 बार, डेल्टा वी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0.25 माइनस 0. इनिशियल वॉल्यूम इज़ 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.2 इंटू
0.15, दैट मीन्स 0.30 पर यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट आएगी क्या वो होगी लीटर बार, लीटर बार। और हमारे पास ऑप्शन गिवन है किस में, जूल्स में, और क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। तो अगर आप इसको करेंगे 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स, तो 0.30 लीटर बार विल बी इक्वल टू कितना, 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका मतलब -30 जूल्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। देखो यहाँ पर मेंशन्ड है फ्री एक्सपांशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर गैस फ्री एक्सपांशन हो रहा है, फ्री विल से एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है इसका मतलब वर्क डन ज़ीरो कर दूँ, तो वर्क डन ज़ीरो का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड सी, तो बी और डी तो हमारे लिए ऑप्शन हट गए। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कौन सा वाला, कि एडियाबैटिक कंडीशन है। एडियाबैटिक कंडीशन में हम क्या कहते हैं, हीट चेंज नहीं होती है, हीट विल बी ज़ीरो। तो क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, हीट चेंज इन हीट ज़ीरो होती है, और क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन है तो हीट चेंज विल बी ज़ीरो। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। वर्क डन ज़ीरो बिकॉज फ्री एक्सपांशन, क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि इस डिजिटल इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो भी सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और क्लियर कर पाएँ, ठीक है।